हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है कविता का वज़न। कविता का वज़न, ये क्या बात हुई। चलो देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। किसी समय दक्षिण के एक राज्य पर राजा रामधारी शासन करता था। वह बहादुर ही नहीं वरन मेहनती व साहसी भी था। उसका पूरा ध्यान राज्य के विस्तार पर ही रहता था, इसलिए उसने कभी कला साहित्य की ओर ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी कलाकारों, कवियों, लेखकों आदि को सम्मान दिया। वह कविता लिखने के कार्य को समय की बर्बादी मानता था। कई कवि राजा के हाथों अपमानित होकर जा चुके थे। यदि उसके दरबार में कोई कवि आता तो वह पहले तो उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत करता और उसकी रचना ध्यान से सुनता। फिर वह अपने खजांची को कहता कि वह उस कवि को उसके कागज़ों के तोल के बराबर सोना दे दे। कागज़ों के बदले कवि को कितना सोना मिल पाता, यह एकदम साफ है। इसीलिए है कविता का वज़न। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। धीरे धीरे रामधारी के दरबार में कवियों ने आना छोड़ दिया। उसके राज्य में जो भी कवि थे उन्होंने लिखना छोड़ दिया, क्योंकि उससे उनकी जीविका नहीं चल पाती थी। वे अपनी जीविका चलाने के लिए दूसरे काम धंधों में लग गए। राज्य के एक गांव में वरप्रसाद नाम का एक युवक था। वह अपना अधिकतर समय बच्चों को पढ़ाने, गांव वालों की सेवा करने और मंदिर में पूजा पाठ करने में बिताता था। वह कविताएं व गीत भी लिखता था। वह अपनी रचनाएं गांव वालों को सुनाता और वे लोग खूब पसंद करते। वह कभी भी अपनी कविता के माध्यम से धन नहीं कमाना चाहता था। उसे उसके दोस्तों व गांव वालों ने राजा के दरबार में जाकर कविता सुनाने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि वह राजा के कवियों के प्रति व्यवहार से भली भांति परिचित था। एक दिन राजा रामधारी ने अपने दरबार में गर्वपूर्वक कहा, मुझे लगता है कि अब मेरा राज्य उन सब लोगों से मुक्त हो गया है जो कि अपने आप को कवि और लेखक कहते थे। चलो अच्छा ही हुआ। राजा की बात सुनकर एक मंत्री ने संकोच पूर्वक बताया, राजन, वरप्रसाद नाम का एक युवक कवि है। वह कविताएं रचता है और गांव वाले उसकी कविताओं की खूब तारीफ करते हैं। वह गांव वालों के बीच बड़ा लोकप्रिय है। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। वह हैरानी से बोला, अच्छा, यदि ऐसा है तो वह अपनी कविता सुनाने के लिए कभी भी मेरे पास राज दरबार में क्यों नहीं आया। महाराज क्षमा करें, मैंने भी उसे यह बात कही थी, लेकिन वह आपके सामने कविता पाठ नहीं करना चाहता, मंत्री ने बताया। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने कुछ सैनिकों को वरप्रसाद को अपने सामने हाजिर करने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर 2 सैनिक वरप्रसाद के गांव पहुंचे। उन्होंने वरप्रसाद से कहा, राजा ने आपको दरबार में बुलाया है, आपको इसी समय हमारे साथ चलना होगा। वरप्रसाद राजा का आदेश सुनकर चकित रह गया। वह राजा से मिलने जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वह राजा आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह सैनिकों के साथ चल दिया। जब वरप्रसाद दरबार में पहुंचा तो राजा रामधारी ने उससे कहा, मैंने सुना है कि तुम कविताएं लिखते हो और गांव वालों के सामने कविता पाठ भी करते हो। तुमने कभी मेरे सामने कविता पाठ नहीं किया। मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि क्यों, लेकिन मैं तुम्हारी कविता ज़रूर सुनना चाहूँगा। वरप्रसाद राजा की इच्छा जानकर हैरान रह गया। अब हैरानी तो होनी थी ना, क्योंकि वो तो वैसे ही लेखकों और कवियों को पसंद नहीं करता था, और इधर वरप्रसाद से कह रहा है कि मैं तुम्हारी कविता सुनना चाहता हूँ। चलो, उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, महाराज, आपके भेजे आदमियों ने मुझे आपकी इच्छा नहीं बताई थी, इसलिए मैं कुछ भी लेकर नहीं आया हूँ।
यदि आप मुझे थोड़ा समय दे दें तो मैं आपको सुनाने के लिए नई कविता की रचना कर लूँगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें कितना समय चाहिए? राजा ने पूछा। महाराज, बस 2 हफ्ते, वरप्रसाद ने कहा। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? राजा ने पूछा। महाराज, मैं जब दरबार में कविता पाठ करूं तो कोई मुझे देख ना सके, बस यही मैं चाहता हूँ, वरप्रसाद ने कहा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, राजा ने हामी भर दी। वरप्रसाद कविता पाठ करने का दिन तय कर लौट गया। नियत दिन पर राज दरबार में एक स्थान को चारों तरफ से पर्दों से ढक दिया गया, क्योंकि ऐसी जगह बनानी थी ना जहाँ पर वो बैठ करके कविता पाठ कर रहे और कोई उसे देख ना सके, जैसा कि उसकी शर्त थी। तो राजा, मंत्री, दरबारी और आम जनता सब वरप्रसाद की कविता सुनने के लिए दरबार में उपस्थित थे। वे सभी वरप्रसाद की कविता सुनने के लिए दरबार में उत्सुकता से उपस्थित हो गए थे। वरप्रसाद के साथ 4 आदमी भारी भरकम 4 संदूक लेकर राज दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने वे चारों संदूक पर्दों से ढके स्थान में रख दिए। फिर वरप्रसाद ने राजा का अभिवादन करते हुए कहा, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं कविता पाठ शुरू करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, राजा रामधारी ने उसे अपनी सहमति देते हुए कहा। कुछ समय बाद पर्दे के अंदर से कविता पाठ की आवाज आने लगी। वरप्रसाद ने एक के बाद एक कई कविताएं सुनाई। पहली कविता उसने राज्य के सम्मान में पढ़ी। दूसरी कविता में राजा व उसके पूर्वजों के शासन की प्रशंसा की। उसकी कविता सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट से राज दरबार गूंज उठा। उसने अपनी अंतिम कविता में देवी देवताओं का आह्वान किया कि वे उनके राज्य, राजा और प्रजा पर अपनी कृपा बनाए रखें और साथ ही धन्यवाद भी व्यक्त किया। उसकी कविता सुनकर सभी खुश थे। राजा को भी वरप्रसाद की कविताएं काफी पसंद आई थी। कविता पाठ करने के बाद वरप्रसाद पर्दे से बाहर आया और राजा को प्रणाम किया। राजा ने खुश होकर कहा, वाह वरप्रसाद, तुम्हारी कविता सुनकर चित्त प्रसन्न हो गया। मैं तुम्हारी कविताओं से बड़ा प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें राज्य की परंपरानुसार इनाम दूंगा। तुमने जिन कागजों पर कविता लिखी है उन कागजों के वजन के बराबर सोना तुम्हें दिया जाएगा। अब वरप्रसाद को तो मालूम ही था कि उसे यही इनाम मिलने वाला है। उसने जी महाराज कहा और मुस्कुराने लगा। यह कहकर वरप्रसाद ने साथ लाए चारों संदूक एक एक करके खोले। अब पता है उन संदूक में क्या था? उसने उनमें पत्थर की सिल्लियां रखी थी और उन पत्थर की सिल्लियों में अपनी कविता लिखी थी। तो राजा से उसने कहा, महाराज, मैं अपनी कविताओं को भावी संतति के लिए सुरक्षित रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपनी कविताएं कागज पर न लिखकर पत्थर पर लिखी। फिर वजन होना शुरू हुआ। एक एक पत्थर की सिल्ली के बराबर सोना तौला गया। पत्थर की सिल्लियों के बराबर सोना तौलने में बहुत सोना लगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद वरप्रसाद ने राजा की तरफ देखा। राजा का चेहरा उतरा हुआ था। वरप्रसाद अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे सोने का कोई लालच नहीं है और ना ही मैं अपनी कविताएं बेचना चाहता हूँ। कृपा करके आप ये पूरा सोना वापस ले लीजिए। इस सोने का उपयोग लोगों के कल्याण में कीजिएगा। मेरी तो आपसे सिर्फ एक ही विनती है कि आप कभी भविष्य में किसी कवि और उसकी कविता का अपमान मत कीजिएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी। यह कहकर उसने राजा को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिया।
उसके साथ आए आदमियों ने संदूक उठाए और वे भी वर प्रसाद के पीछे पीछे चल दिए। तो देखा मेरे प्यारे दोस्तों, वर प्रसाद ने कैसे अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और ये सिद्ध कर दिया कि कवि लेखक आदि भी सम्मान के पात्र हैं। उनके हुनर का वजन उस कागज से कहीं ज़्यादा होता है। आज की ये कहानी मेरी प्रिय रोचक कहानियाँ पुस्तक से मैंने आपको सुनाई। मैं आगे भी और कहानियाँ लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।